हेलो डियर एस्पिरेंट्स। यूथ पावर एकेडमी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आती है। और डेली जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करने का कोशिश करते हैं। और हमारी जो डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ मटेरियल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। इसको पढ़ के आप आराम से जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी और बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कर सकते हैं। और हमारा जो कंटेंट है वो पेपर वाइज है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एग्जामिनेशन की नीड को देखते हुए हमने इसको प्रिपेयर किया है। और ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को इसके तहत समझना और करना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे यूथ पावर एकेडमी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़िए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। और हमारी मैगजीन्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। गूगल फॉर्म उसके लिए आपको फिल करना होगा और उसको भरने के बाद आपको फरवरी मंथ से लेके अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मंथली मैगजीन के अलावा हमारा फटाफट सीरीज है जो एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसे पढ़ के समझ सके कि किस तरह का। तो 9 नवंबर का हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो बुद्ध और अलेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि भारत की तरफ से भूटान भेजे गए हैं वहाँ पे प्रदर्शनी के लिए। साथ ही साथ ताजमहल के बारे में बताया गया है। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो क्लाउड कैसे बनते हैं, क्या-क्या डायनामिक्स होता है। इसके अलावा उपड्डा विलेज है जहाँ पे अभी मोथा साइक्लोन आया था तो वहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज हुआ है। तो कोस्टल इरोजन से रिलेटेड जो यहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आसाम की पहली टेक्निकल और वोकेशनल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखा गया। और इसके अलावा डेनमार्क ने प्लान किया है कि सोशल मीडिया पे बैन होगा फॉर यंग चिल्ड्रन। फिर नालसा के 30 इयर्स हो गए हैं। तो क्या क्या ये लीगल एड इन्होंने कैसे कैसे प्रोवाइड किया है ये पूरा आर्टिकल डिटेल में हम देखेंगे। और इसके अलावा है नेशनल डिजी लॉकर कॉन्फ्रेंस 2025। फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को लेके। तो उसको हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा लेवेंडर प्लांटेशन इनिशिएटिव नेशनल हाईवे के द्वारा चलाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर नया टाइफून आया है फुंगबोंग। इसकी वजह से फिलीपींस पे काफ़ी खतरा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और अभी वहाँ पे रिसेंटली काल मेघी आया था जिसकी वजह से भी काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुए थे। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीएनए के को डिस्कवर थे जेम्स वाटसन, इनका निधन हुआ है। और इसके अलावा सोनी का एक एआई है 5 डाटा सेट। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है ये। फिर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एलेना रिबाकिना इन्होंने डब्ल्यूटीए फाइनल जो है वो जीता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अगर देखें तो द म्यूट एलोक्वेंस ऑफ द ताज महल। ये एक एग्जीबिशन है और इसको राणा साफवी इन्होंने अभी चला रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो कि इसके हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। और इन्होंने इंस्पिरेशन लिया है शाहजहां कोर्ट के क्रॉनिकलर थे, उनका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है ये इन्होंने सारी इसमें बातें बताई हैं। और ताजमहल की अगर हम बात कर रहे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लॉर्ड कर्जन इन्होंने इसमें यूरोपियन चीज़ों को डालने का काफ़ी काम किया। इन्होंने लॉन्स वगैरह इन्होंने बनाए थे। ओरिजिन इसका शाहजहां से है और उनके टाइम पे ये बना था। और ये अपने आइकॉनिक व्यू के लिए जाना जाता है। इसको दरवाजे रौजा से जब देखा जाता है तो। और काफ़ी सारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और ये जो एग्जीबिशन है और एक मूवी आई है द ताज स्टोरी। ये एक मूवी है जिसमें परेश रावल एक्टर हैं, उन्होंने काम किया है। और ये बेस्ड है पीएन ओक की एक बुक थी, उस पे ये आधारित है। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं और इसको लेके थोड़ा विवाद है।
और अ, इसमें ये जो नॉवेल है इसमें कहा गया है कि ताजमहल ओरिजिनली एक शिव टेम्पल था और इसको लेके इसमें जो है वो डिस्प्यूट है और इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो ये मॉन्यूमेंट है इसके बेसमेंट में जो है वो ऐसी चीजें हैं जो कि इसको प्रूफ करती हैं कि यहाँ पे शिव टेम्पल था। तो ये सारी चीजें हैं और इसका पूरा रिव्यू का काम चल रहा है। मुगल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने इसको अभी हटा दिया है और तो ये जो आपका एग्जीबिशन है और ये सारी जो कंट्रोवर्सी है आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेकिन आप इसको जैसे इंटरव्यूज वगैरह में या इसमें इसका यूज कर सकते हो तो नॉलेज इसके बारे में आपको होनी चाहिए। फिर बुद्धा के अवशेष हैं। इन्हें इंडिया से भूटान भेजा गया है और वहां पे एक प्रदर्शनी है वहां पे इनको रखा जाएगा। और ये भूटान में थिम्पू वहाँ का कैपिटल है वहाँ की एक मोनेस्ट्री है इसका नाम है ताशी डोंग जोंग। यहाँ पे इसको रखा जाएगा और इसका रिच हिस्ट्री है। कई बार इसको बनाने का काम किया गया है और ये एक समर रेजिडेंस के तौर पे काम करता है। भूटान के जो स्पिरिचुअल लीडर है उनका नाम है जी किंगपो। तो इसका कल भी मैंने बताया था कि क्या क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है और इंडिया और भूटान के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। और इसके पहले भी भारत की तरफ से जो बुद्धा के अवशेष हैं उनको भेजा गया था वहां पे। और अभी उनके जो लीडर है जिनके किंग है उनका 70th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है तो उसी में इनको ये चीजें यहाँ पे हुई हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन इन्होंने अटेंड किया 8th 180 उपवास पर्व सेरेमनी ऑफ जैन आचार्य श्री हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज विज्ञान भवन में ये हुआ। और यहाँ पे इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने हाईलाइट किया कि जो जैनिज्म है उसकी जो टीचिंग्स हैं उसमें अहिंसा सत्य अपरिग्रह अनेकांतवाद इसके बारे में बताया गया है। और इन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने अब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जो अहिंसा का जो कंसेप्ट अडॉप्ट किया ये जैनिज्म से ही है। जैन प्रिंसिपल्स जैसे कि वेजिटेरियनिज्म और कंपैशन फॉर एनिमल ये एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के डेवलप करने के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। फिर अपने भाषण में इन्होंने ये भी कहा कि प्रकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है और साथ ही साथ जैन जो मनुस्मृतियां हैं उनको ज्ञान भारतम मिशन इसके तहत प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। और ये तमिलनाडु भी गए और वहां पे इन्होंने तमिलनाडु और जैन पे क्या असर रहा है जैनिज्म का इसके बारे में भी बताया। और इन्होंने कहा कि तमिल लिटरेचर पे इसका प्रभाव पड़ा। और सिलापाथीकारम ये वर्क है इलांगो अदिगाल का। साथ ही साथ पेरुंगा थई ये कॉन्गो वेलिर का काम है और इसमें इन्होंने नॉन वायलेंस और ट्रुथ का बात कहा है। तो काफी इन्फ्लुएंस रहा है अदर जैसे कि तमिल लिटरेचर पे संगम लिटरेचर पे। और इन्होंने आचार्य के बारे में बताया कि इन्होंने जो है वो एक एक स्ट्रेंथ है ये इनका जो लाइफ है काफी डिसिप्लिन्ड है कंपैशनेट है ये। और इनका एक कैंपेन है जिसका नाम है सेव कल्चर सेव फैमिली बिल्ड नेशन। तो ये सोशल वैल्यूज को बढ़ावा देता है साथ ही साथ नेशनल रेजिलियंस की भी बात कहता है। तो इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। नेक्स्ट अगर आर्टिकल हम देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्लाउड फॉर्मेशन और एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स से बताया गया है कि किस प्रकार से क्लाउड्स का निर्माण होता है क्या चीजें हैं जो शेप को डिटरमाइन करती हैं। क्लाउड्स एयर मूवमेंट और मिक्सिंग की वजह से बनते हैं। जब ठंडी हवा ऊपर जाती है और एक ड्यू पॉइंट पहुंचता है ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। और इसकी वजह से फिर जो है वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं आइस और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉन्ग और लोकलाइज्ड राइजिंग एयर ये
अ, जैसे जो विंड है वो जब एयर को आप ऊपर की तरफ पुश करती है तो पफी क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। और जब ये ज़्यादा इंटेंस होता है हायर एल्टीट्यूड पे, तब उस टाइम पे जो है वो क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स डेवलप होते हैं। तो क्लाउड्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुके हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ये कंट्रोल करती है कि क्लाउड का जो ग्रोथ है वो किस प्रकार का होगा। स्टेबल एयर अगर होती है तो वो क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। हाई ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट करती है थिकर डार्कर क्लाउड्स को बनाने में। जो क्लाउड फॉर्मेशन है एक ये फंडामेंटल प्रोसेस है मेट्रोलॉजी का, और एरोडायनेमिक्स से गवर्न होता है। कौन कौन से क्लाउड्स हैं, जैसे स्ट्रेटस क्लाउड है, इनका क्या फीचर है? ये फ्लैट जनरल होते हैं, जनरली यूनिफॉर्म क्लाउड होते हैं, ये पूरे स्काई को कवर करते हैं। इसके अलावा क्यूमुलस क्लाउड हैं, ये डिटैच्ड होते हैं। पफी क्लाउड होते हैं, इनका फ्लैट बेस्ड होता है, और ये फेयर वेदर रहता है तब होते हैं। क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड ये टॉल और वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड होते हैं, जिनकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक टर्म है केल्विन हेल्महोल्ट्ज कर्व्स, ये वेव की तरह के होते हैं। क्लाउड्स में वेव फॉर्मेशन होता है, और ये विंड शेयर की वजह से होता है, दो लेयर जब एयर के बीच में, उनमें। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है, और इसमें बताया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2018 में 23.3% था, और बढ़ के 23-24 में 41.7% हो गया है। फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने जो है वो आधारशिला रखी, असम की पहली यूनिवर्सिटी है। ये टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगी, और इसका लोकेशन है भोलागुरी इन विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। उसका नाम है स्वहित कनक लता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन नेविगेशन टेक्नोलॉजी सब पे काम होगा। और ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है ये टोटल 241 एकड़ में होगा। कनकलता बरुआ ये एक 17 ईयर की फ्रीडम फाइटर थी, और इनकी मृत्यु हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 1942 में। और इसके बाद जो है वो प्रोसेशन हो निकला था नेशनल फ्लैग को लेते हुए गोहपुर में। तो यह फ्रीडम फाइटर का नाम ये आप याद रखिएगा। डेनमार्क की बात करें तो इसने यहाँ पे प्लान चल रहा है कि बच्चों के लिए जो अंडर 15 इयर्स के चिल्ड्रन है उनके लिए सोशल मीडिया के यूज पे बैन लगाया जाएगा। और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह की पॉलिसी को अपनाया लास्ट ईयर, और ऑस्ट्रेलिया में जो 16 ईयर से कम के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का यूज करना इसको बैन किया हुआ है। माना गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे। और जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज स्पेंडिंग टाइम है ऑनलाइन वो काफी बढ़ गया है, और इसकी वजह से उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सोशल मीडिया का बच्चों पे बुरा क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनकी मेंटल हेल्थ पे। और आने वाले टाइम में और भी कंट्रीज इन चीजों पे काम करेंगी। और इंडिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। फिर मेटाबोलोमिक प्रोफाइलिंग, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो बर्डन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज और प्री डायबिटिक कंडीशन को पता लगाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जा रहा है। अभी जो मेथड्स हैं वो बेसिकली बायोकेमिकल मार्कर्स पे डिपेंड है। और एक टेक्नोलॉजी है मेटाबोलोमिक प्रोफाइलिंग, इसमें मेटाबोलाइट्स का स्टडी किया जाता है। और जो वेरियस ऑर्गन्स हैं और जो सिस्टम है बॉडी पे, उस पे क्या इफेक्ट
पड़ता है इसको पूरा देखा जाता है। ये एडवांस टेक्नीक है और इसमें एक लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ होता है, जिसके तहत जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको सिंगल एक ब्लड सैंपल में पूरा एनालाइज़ किया जाता है। और 26 मेटाबोलाइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इसको जो है वो स्टडी किया गया है और इसमें बताया गया है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो डायबिटिक्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डायबिटीज एक सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंज पोज कर रहा है इंडिया में और जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफी बदलाव आया है और इसकी वजह से न सिर्फ ये जो डायबिटिक की सिचुएशन है ये ओल्ड एज में बल्कि यंगस्टर्स में भी काफी समस्या देखने को मिल रही है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके तहत ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें हमें और काम करना होगा ताकि पहले ही पता लगाया जा सके कि क्या जो पर्सन है वो उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिनको कि स्टडी करना ज़रूरी है कि आगे चल के उनमें डायबिटीज़ हो सकता है, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्होंने एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है और ये रिलेटेड है रीलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के एरियाज के पास रहती हैं उनका टाइगर रिजर्व से। और इसमें जो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें कहा गया है कि रीलोकेशन को जो है वो लास्ट में यूज करना चाहिए और जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको सेटलमेंट प्रोवाइड करना चाहिए अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। और ये जो पॉलिसी है इसको नाम दिया गया है रिकंसाइलिंग कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी राइट्स, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिलोकेशन एंड को एग्जिस्टेंस इन इंडियाज टाइगर रिजर्व्स। और इसको अक्टूबर 2025 में प्रिपेयर किया गया है। और ये एक नेशनल डेटाबेस ऑन कंजर्वेशन कम्युनिटी इंटरफेस इसको भी डेवलप करने की का इसमें प्रपोजल दिया गया है कि ट्रैक किया जाए कि कम्युनिटीज को कहाँ रिलोकेट किया गया है, कितना उन्हें कंपनसेशन दिया है, क्या उनका स्टेटस है रिलोकेशन के बाद उनकी क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं और ये पॉलिसी जो है वो फॉरेस्ट डेलिंग कम्युनिटीज के राइट के बारे में बताता है विद इन टाइगर रिजर्व और कि ये अपने जो ट्रेडिशनल हैबिटाट हैं उनके अंदर रहते हुए जो है वो अपना राइट्स को देख सकें। फिर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनके 30 साल हो गए हैं बने हुए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म्स एट द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें ये जोर दिया गया है कि हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए समय पे, जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए और जो व्यक्ति का फाइनेंशियल या सोशल बैकग्राउंड है इससे इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम इसके बारे में भी बताया कि कैसे इसने 8 लाख क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया है 3 इयर्स में। और गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसको सही किया जाए और आपके जो भारतीय न्याय संहिता है इसने जो पुराने एक्ट थे उसको रिप्लेस किया और जन विश्वास एक्ट के तहत जो 1500 के लगभग एब्सोलीट लॉ जो थे जो छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस उन पे बन जाते थे जिनकी वजह से बहुत सारी जो केसेस पेंडिंग हो जाते थे, केसेस ज्यादा होते थे, उनको हटाने का काम किया है। और इस अवसर पे इन्होंने नालसा का कम्युनिटी मेडिटेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल इसको भी जो है वो लॉन्च किया और ई कोर्ट प्रोजेक्ट इसकी भी इन्होंने सराहना की और बताया गया कि बजट के थर्ड फेज में कि इसके थर्ड फेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए को जो है वो इसको एलोकेट किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो यूथ हैं जो लॉयर्स हैं वो जाके ग्रामीण इलाकों में लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाएं। फिर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 इसके तहत 3 टियर सिस्टम है लीगल सर्विसेज के लिए, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए। एक है नेशनल लेवल पे,
जिसमें जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। स्टेट लेवल पे हेड जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत ये जो है वो डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं प्री लिटिगेशन फेज में, मतलब इसमें बातचीत के तहत जो है वो सॉल्व कर लिया जाता है। और अगर हम फ्री फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें तो अभी 865 जो है वो फंक्शनल है 30 जून 2025 तक की जो रिपोर्ट है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय हैं जिनमें 488 ऑपरेशनल हैं और इनके तहत भी जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ नारी अदालत है, ये मिशन शक्ति के अंडर काम करती हैं और इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसको ग्राम पंचायत लेवल पे देखने का काम होता है कि उसमें जो भी जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको सरकार जो रिलीफ जो है वो दिया जा सके। तो ये सारी चीजें आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजी लॉकर एनेबलिंग पेपरलेस एक्सेस फॉर ऑल, ये हुआ न्यू दिल्ली में और इसमें सीनियर ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से डिजी लॉकर ने जो गवर्नेंस है पेपरलेस गवर्नेंस को फैसिलिटेट किया है, एजुकेट किया है लोगों को। और ये एक माइलस्टोन है देश में डिजिटल ट्रस्ट रिवॉल्यूशन ले आने में। स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है डिजिटल डिजी लॉकर एक्सीलरेटर के तौर पे। और इसमें जो है वो काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। ज़्यादातर से ज़्यादातर लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। और अगर हम असम की बात करें तो इनको इंटीग्रेशन एक्सीलेंस का अवार्ड मिला लार्ज स्केल पे, यहाँ पे वेरियस सर्विसेज में इन्होंने ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके तहत एक पोजीशन बनाई जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और इनका उद्देश्य रहेगा कि कोऑर्डिनेट करना अक्रॉस द वेरियस मिलिट्री ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान। और ये इनका 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि अंडर प्रोसेस है, कंसिडरेशन में है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें। और इसके लिए आर्टिकल 243 में इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने इनिशिएट किया है लेवेंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट और ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के 16 किलोमीटर स्ट्रेच पे बनेगा बिटवीन बनिहाल और काजीकुंड। और इसका उद्देश्य है एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाना, ब्यूटीफाई करना, साथ ही साथ जो है वो एरोमा टूरिज्म को भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक प्रोग्राम है डम साइट रिमीडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। ये 1 साल लंबा चलने वाला प्रोग्राम है और इसके तहत जो है वो अ, जो डम साइट है पूरे भारत में उनको उनके रिमीडिएशन का काम किया जाएगा, उनको नए सिरे से बनाने का काम किया जाएगा। और भारत का विजन है ऑफ अचीविंग लक्ष्य जीरो डम साइट 2026 सितंबर 2026 तक। स्वच्छ भारत मिशन में डम साइट जो है वो एक चैलेंज पोज करती हैं और इनकी वजह से एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी होते हैं, कंटेमिनेशन होता है, इनसे मीथेन गैसेस वगैरह भी रिलीज होती हैं। तो ये कोशिश है कि इनको 2026 तक जो है इनको मीडिएट किया जाए। फिर जेम्स वाटसन इन्होंने डीएनओ की खोज की थी। एक ये को डिस्कवरर थे और इन्होंने फ्रांसिस के क्रिक के साथ मिलके डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोजा था 1953 में और इनकी 97 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनका जन्म हुआ था शिकागो में 1928 में और इनका एक लंबा करियर रहा है। इनकी लाइफ में बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई, इनको इन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे उसको लेके। और 2014 में इन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज मेडल था उसको जो है वो सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था 4.8 मिलियन डॉलर्स को लेके। तो इसका भी इसकी वजह से भी जो है वो इनका साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहिष्कार कर दिया था। तो ये सारी चीजें इनकी लाइफ से रिलेटेड है। फिर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 ये दिसंबर में होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में। और
इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, साथ ही साथ विज्ञान भारती। तो ये लोग मिलके इसको कंडक्ट कराएंगे। फिर लास्ट में अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लें तो एलिना रिबाकीना, इन्हें पहला स्थान मिला है WTA फाइनल्स में। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 एरीना सबलेंका को हराया। और WTA फाइनल एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जिसमें कि टॉप 8 सिंगल्स प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं, और जो उनका पूरे साल का परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे इनका चुनाव होता है। तो आप ये आज 9 नवंबर का सारा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे वो हैं। और PDF मटेरियल आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सपोर्ट करिए।